Hello everyone, Namaste. Welcome to Edutain with Sampriya. I am Priyanka Purohit. And I am Samriddhi Purohit. Today we will be covering chapter number 4 of Geography. If you like the content of this channel, Then please consider to like, share, comment and subscribe for more such videos. Happy learning! तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी के 4th चैप्टर के साथ, जो कि है क्लाइमेट. Study figure 4.1 and 4.2 and answer the following questions. Considering the isotherms of Brazil, what is the average range of temperature in Brazil? तो यहाँ पे पूछा गया है कि टेम्परेचर रेंज क्या है ब्राज़ील की. यहाँ हम देख सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री का यहाँ पे रेंज हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं. In which area does it rain more? तो इस टेबल में हम देख पा रहे हैं एनुअल एवरेज रेनफॉल इन mm दी गई है. तो मैक्सिमम कहाँ है 3000, मोर देन 3000 हम देख पा रहे हैं अमेजोन वैली में, नॉर्थर्न एंड सेंट्रल पार्ट में सबसे ज़्यादा बारिश है. तो हमारे ये पहले 2 क्वेश्चन हो गए. अगला क्वेश्चन है From which directions are winds flowing towards Brazil? यानी कि बारिश की जो हवाएं हैं वो ब्राज़ील में कहाँ से आ रही है. वो 2 डायरेक्शन से आ रही है. एक तो आ रही है यहाँ पे, ये जो मार्किंग की गई है नॉर्थ ईस्ट, और दूसरी आ रही है साउथ ईस्ट वाली. ये है यहाँ की ट्रेड विंड्स. अगला क्वेश्चन है What could be the reason behind that? तो जैसा कि हमने कहा कि ये ट्रेड विंड्स होती है यहाँ की, और ये परमानेंट ट्रेड विंड्स हैं जो कि हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में आती है. और क्योंकि हम जानते हैं कि ब्राज़ील जो है वो एक ट्रॉपिकल जोन में आता है, इसीलिए यहाँ पे एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है और इसीलिए ओशियन से लैंड की तरफ विंड्स ब्लो होने लग जाती है, क्योंकि ओशियन हाई प्रेशर एरिया है और लैंड लो प्रेशर एरिया है. अगला क्वेश्चन है What could be the obstruction in the way of these winds? ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ की रुकावट. तो ये जो विंड्स आ रही है उनके बीच में क्या रुकावट आ रही है ब्राज़ील के अंदर. द ग्रेट एस्कार्पमेंट, वो ही एक्ट करता है एज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो यहाँ से आ रही है कमिंग फ्रॉम द सी. जैसा कि हमने पढ़ा है यहाँ पे ग्रेट एस्कार्पमेंट आता है और यहाँ हाईलैंड आते हैं ब्राज़ील के, तो यहाँ पे एक रेन शेडो एरिया क्रिएट हो जाती है. मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है Which type of rainfall will occur because of these winds? इन विंड्स की वजह से कौन सी रेनफॉल अगर हो रही है. वो हो रही है ओरोग्राफिक रेनफॉल. ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब होता है कि क्योंकि यहाँ से हवाएं आ रही थी, लेकिन ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से वहीं पे वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, रुक गई, और वहीं पे बादल बरस गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है Correlate these winds and rainfall. तो ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल की हमने बात कही है, पहले 2 आंसर को हमें कोरिलेट करके बताना है कि ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है और इस वजह से ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल कोस्टल एरिया में हो जाती है. लेकिन जब इसके आगे जो हवाएं विंड्स जाती है उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उनका इफेक्ट कम हो जाता है, इसीलिए अब आगे चल के हाईलैंड के बाद में जो रेनफॉल है वो मिनिमल हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है In which part of Brazil are the average temperatures low? तो लो टेम्परेचर कहाँ है ब्राज़ील में. हम देख पा रहे हैं मैप में 18 डिग्री, ये है लो टेम्परेचर, यानी कि साउथ वाली रेंज में, साउथ ब्राज़ील में एवरेज टेम्परेचर लो है. नेक्स्ट क्वेश्चन है Identify the rain shadow area in Brazil. Describe its climatic characteristics. तो जैसा हमने देखा था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड है और यही एक रेन शेडो एरिया क्रिएट करता है, क्योंकि बियॉन्ड हाईलैंड जो इफेक्ट है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का वो कम हो जाता है और रेनफॉल कम हो जाती है. इसी के साथ जो टेम्परेचर है वो वहाँ का काफ़ी ज़्यादा है. इसे ही हम कहते हैं दिस रेन शेडो रीजन इज रेफर्ड एज ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल. देखिए यहाँ पे ग्रेट एस्कार्पमेंट है और आगे हाईलैंड है और इसके बीच की जो एरिया है यहाँ पे कम बारिश हो पाती है, इसे ही हम कहते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे रेनफॉल भी जो है वो कम रहती है. तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारा इक्वेटर की लाइन यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ हमारा ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल है, जिससे कि हम रेन शेडो एरिया भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है In which region do you find a higher temperature? तो हायर टेम्परेचर हम देख सकते हैं मैप में 28 डिग्री मोस्टली कहाँ लिखा है, नॉर्थर्न रीजन में है. अगला क्वेश्चन है Considering the latitudinal extent of Brazil,
Where will you find temperate climate in Brazil? तो टेम्परेट जोन क्या होती है, इक्वेटर 0 डिग्री वाला जो मार्किंग है वहां से लेके हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस बीच का ये जो हमारा रीजन है इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। और यहाँ का हमें क्लाइमेट बताना है तो वो कहाँ से आ रहा है, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, और ये लैटिट्यूड है, यहाँ से हम एक्सपीरियंस करते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सदर्न पार्ट है साउथ ब्राज़ील का, लाइंग बिलो द 23 डिग्री 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड वाला, वो एक्सपीरियंस करता है टेम्परेट क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Describe the winds blowing between 0 degree to 5 degree north and south zones. तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो विंड्स ब्लो हो रही है फ्रॉम 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ एंड साउथ जोन, वहाँ पे क्या होता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन की वजह से कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेन होती है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे इक्वेटर के पास होती है वो एरिया, और इक्वेटर के वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो हॉट रहता है, और हॉट होने की वजह से ज़्यादा वाटर इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लाउड्स बनते हैं और वो टेम्पररीली एक रेनफॉल क्रिएट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेन। द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर वेरी वीक इन दिस रीजन, और इसीलिए कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which method has been used to show distribution in this map? तो ये जो मैप आप देख पा रहे हैं ये कौन सा मैप है, आइसोप्लेट मैप मेथड। इसमें क्या होता है, एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स लेते हैं, यानी कि वेरियस टिंट्स ऑफ द सेम कलर आर यूज्ड। ब्लू के डिफरेंट शेड्स लिए हैं, इसे हम आइसोप्लेट मेथड कहेंगे। इस डायग्राम में 4.2 फिगर में आप देख पा रहे हैं कि फिजियोग्राफी बताई गई है ब्राज़ील की। तो ये जो डायग्राम है ये तो उसका अल्टीट्यूड वगैरह बताता है, और यहाँ हम देख रहे हैं रेनफॉल कितनी हुई उस रीजन में। तो हम देखते हैं जहाँ अल्टीट्यूड है, मैक्सिमम अल्टीट्यूड हम देख पा रहे हैं 2000 का एंडेस माउंटेन में, वहाँ पे बारिश भी हुई है, ज़्यादा है। लेकिन अमेज़न बेसिन के वहाँ पे जहाँ का अल्टीट्यूड बहुत ही कम है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई है, 2000 mm की हुई है। वहीं जब हम पैराग्वे पराना बेसिन पर जाते हैं तब वो थोड़ी कम हो जाती है 1500 mm पर, और जब हम ब्राज़ीलियन हाईलैंड पे जाते हैं जो कि एक ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल वगैरह क्रिएट करता है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम है। देखिए 600 mm ही यहाँ पे हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है, अल्टीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन ग्रेट एक्सपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एक ड्रॉट कॉर्डिनेटल क्रिएट हो रहा है। और यहाँ है जो ये हवा यहाँ पे टकरा के आती है, ये है हमारा ग्रेट एस्कार्पमेंट, जो बारिश यहीं बरस जाती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ होती है। हवाएं यहाँ से आती है और यहीं पे टकरा के यहीं बरस जाती है, और सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी यहीं होती है। इसके बाद में जैसे जैसे क्या होता है, टेम्परेचर जो विंड्स का इफेक्ट है वो कम होता जाता है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रेनफॉल यहाँ पे कम होती जा रही है। तो इस डायग्राम में आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये साइड हमारा अल्टीट्यूड के बारे में है, और यहाँ पे रेनफॉल लिखी हुई है, यहाँ पे मेंशन किया ही है, और ये कितने किलोमीटर्स में रन होता है ये वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एंडेस माउंटेन 400 किलोमीटर तक है, अमेज़न बेसिन कहाँ तक रन हो रही है। तो अब तक तो हमने ब्राज़ील की क्लाइमेट के हिसाब से रेनफॉल को देखा था, अब हम इंडिया के हिसाब से रेनफॉल को देखेंगे। Observe figure 4.3 and write the answers. Which region gets more than 4000 mm of rainfall? तो यहाँ पे मैप दिया गया है रेनफॉल के हिसाब से, ये भी रेंज दी है, ये भी आप देख सकते हैं कि इसोप्लेट वाला ही मेथड यूज़ किया गया है मैप बनाने के लिए, एक ही रंग के डिफरेंट शेड्स यूज़ किए। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 4000 से ज़्यादा रेनफॉल बताई गई है। अगर आप ऊपर चल के देखेंगे कि अगर ब्राज़ील के अंदर मैक्सिमम रेनफॉल कितनी थी, 3000 की वहाँ की रेंज थी। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में ब्राज़ील से ज़्यादा बारिश होती है। और अब हमें बताना है कि 4000 mm से ज़्यादा कहाँ हो रही है। तो ये डार्कर, सबसे ज़्यादा डार्कर वाला शेड कहाँ दिख पा रहा है हमें, एक तो दिख रहा है वेस्टर्न घाट या फिर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे है, और साथ में है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि चिरापुंजी, अगर आप स्टेट्स के नाम कहें तो चिरापुंजी, पार्ट्स ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पे मोर देन 4000 mm की रेनफॉल होती है इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Identify the regions with maximum and minimum temperatures. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ दिख रहा है सेंट्रल और फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आप कह सकते हैं पेनिनसुलर प्लेटू में, और आइलैंड्स में, आइलैंड्स का है हमारे ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, वहाँ पे भी 29 डिग्री मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा 29 डिग्री वहीं है। इन सब रीजन में हम कह सकते हैं हाई
टेम्परेचर है। और लो टेम्परेचर की बात करें तो 20 डिग्री हमें दिख रहा है। ये कहाँ हो गया हमारा, हिमालय के पार्ट यानी कि हिली रीजन्स ऑफ द नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट में भी 20 डिग्री टेम्परेचर दिख रहा है। और साथ में एकदम साउथ सदर्न इंडिया में फिर से हम 20 डिग्री टेम्परेचर देख पा रहे हैं। तो ये लो टेम्परेचर वाली एरिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which direction is the temperature increasing? तो जैसे हम मैप पे देखेंगे, जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं साउथ के डायरेक्शन में, वैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 20 था, फिर 23 हो गया, फिर 26, फिर 29, बढ़ता जा रहा है जैसे हम साउथ में जा रहे हैं। इन द साउथ डायरेक्शन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे हम साउथ में जाएंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं कि गुजरात के आसपास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन जाती है और उसके नीचे आता है इक्वेटर। तो जितना हम इक्वेटर के पास जाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर जो है वो राइज होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Identify the direction of the winds shown. What are they known as? तो जैसा हम मैप में देख पा रहे हैं, ये साउथ है और यहाँ पे वेस्ट है, ये वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट से विंड्स आ रही है, ये वाली जो विंड्स का डायरेक्शन दिया हुआ है, और ये जा रही कहाँ है, डायगोनल डायरेक्शन है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जा रही है, यहाँ से आके यहाँ जा रही है। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, और दीज विंड्स आर कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो हम हमेशा न्यूज़ में भी देखते हैं, जब भी बारिश की बात आती है हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट विंड्स ब्लो होने लग गई है। यानी कि अगर सदर्न पार्ट में अगर बारिश होने लग गई है तो मुंबई साइड में भी बारिश आएगी, और वो थोड़ी देरी से आएगी। क्यों, क्योंकि वो साउथ वेस्ट ब्लोइंग विंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which winds are responsible for the rainfall in India? इसका आंसर भी वही है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ही रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में बारिश के लिए। अगला क्वेश्चन है, Some part of Rajasthan is under desert. What could be the reason for it? तो इसमें पूछा गया है कि राजस्थान के कुछ पार्ट में डेजर्ट है और वहाँ उसका रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं हमारी अरावली रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज है, और जो साउथ वेस्ट विंड्स ब्लो हो रही है ना, वो साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट में जा रही है। तो वो जो विंड्स है वो भी इसके आप कह सकते हैं कि पैरेलल रेंज में ही जा रही है। वहीं अगर हम ब्राज़ील की बात करते थे, तो जब हम ब्राज़ील में थे तब क्या था, यहाँ पे से जो विंड्स आ रही थी उनके यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था ग्रेट एस्कार्पमेंट। देखिए यहाँ से विंड आ रही है और यहाँ पे ग्रेट एस्कार्पमेंट है। लेकिन जब हम इंडिया में राजस्थान की अरावली की बात करते हैं तो ये अरावली है और विंड्स उसके पैरेलल में ब्लो हो रही है, यानी कि विंड्स को जो अरावली है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा, वो उसके रास्ते में नहीं आ रहा। इसके लिए क्या होता है, जो हवा यहाँ से आती है वो ऐसे ही चली जाती है और यहाँ बरसते नहीं है। इसके लिए यहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम रहता है। हवा आई और आके चली गई आगे से। आप कह सकते हैं कि इन हवाओं को कोई रोका नहीं, इसीलिए वो आगे चली गई और बारिश भी आगे ही लेके चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Draw the main parallel of latitude passing through India which affects its climate. लैटिट्यूड आप पहले से तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया में एक ही पैरेलल लैटिट्यूड पास होता है, वो है ये गुजरात से लेके यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है, और वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपको ड्रॉ करना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which part of peninsular India are semi-arid climatic conditions found and why? तो इसमें पूछा गया है कि इन विच पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस फाउंड एंड वाई। तो सेमी एरिड कंडीशंस कहाँ फॉर्म होती हैं, जब हम पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो हम इस रेंज में आ जाते हैं, यहाँ वाले। तो यहाँ क्या होता है, ये कौन सा पार्ट हो गया, सेंट्रल पार्ट हो गया पेनिनसुला का, जो कंप्राइज करता है यहाँ पे महाराष्ट्र है, सेंट्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। फिर अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ होता है, तो इसका कौन सा पार्ट हो गया, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। और कर्नाटका नीचे है यहाँ, तो उसका ईस्टर्न पार्ट यहाँ पे कवर हो जाता है, और साथ में वेस्टर्न पार्ट तमिलनाडु का वेस्टर्न पार्ट। तो यहाँ से लेके आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र हो गया तो उसका ईस्टर्न पार्ट, आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसका वेस्टर्न पार्ट, कर्नाटका की बात करें तो उसका ईस्टर्न पार्ट, और फिर से अगेन यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें तो उसका वेस्टर्न पार्ट कवर होता है। ये जो बीच का एरिया है, और ये सराउंडेड किससे है, वेस्टर्न घाट से ऑन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट ऑन ईस्ट साइड। तो इसके लिए यहाँ पे भी एक आप कह सकते हैं रेन शेडो रीजन डेवलप हो जाता है और यहाँ पे बारिश कम होती है। और दूसरा पॉइंट हमने कहा है कि सम पार्ट ऑफ गुजरात और राजस्थान में भी हमने कहा कि अरावली की वजह से जो साउथ वेस्ट विंड ब्लो है वो
ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती और पैरेलल होने की वजह से आगे चली जाती है, तो यहाँ पे भी कम बारिश होती है, यानी कि ये भी एक सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर्म हो जाता है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 प्लेसेस बताई गई हैं, उनका हमें एनुअल एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल ग्राफ दिया है। ये 4 जगह हैं Manaus, Belém, पोर्टो एलेग्रे, रियो de जेनेरो। और इस टेबल में आप देख पा रहे हैं 2 लाइंस ड्रॉ की गई हैं। जो पिंक कलर की है वो बताती है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, और ब्लू लाइन बताती है, डिस्क्राइब करती है मिनिमम टेम्परेचर कितना हुआ, और जो ग्राफ है, बार ग्राफ है, वो बताते हैं रेनफॉल कितनी हुई। इसके हिसाब से चारों प्लेसेस जो है वो ब्राज़ील की है और चारों डायरेक्शन की एक एक प्लेस इन्होंने दी है। अब हम यहाँ के क्वेश्चन आंसर करते हैं एक एक करके। First question, can you tell in which month is the highest temperature found in all the 4 cities? तो इन फिगर्स को देख के आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेसेस बताई है और वो चारों प्लेसेस ब्राज़ील की है, लेकिन उनके रेनफॉल, टेम्परेचर और में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और वो भी यहाँ पे मंथ्स देख पा रहे हैं, पूरे साल भर का दिया है, जैन से लेके दिसंबर, हर महीने का ग्राफ दिया हुआ है, वो भी कितना वेरिएशन लेके आ रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा महीना है जिसमें हाईएस्ट टेम्परेचर दिखा रहा है और इन ऑल द 4 सिटीज़। तो आप देखते हैं एक एक करके। अगर हम मनौस की बात करें तो अगर अक्टूबर से, अगस्त से लेके अक्टूबर में देख रहे हैं हम, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर है अगस्त से लेके अक्टूबर। देखिए ये जो पिंक लाइन है वो है मैक्सिमम टेम्परेचर वाली, और ये सबसे ज़्यादा ऊपर किस में जा रही है, 35 के रेंज में, 30 से लेके 35 वाली रेंज में, और ये अक्टूबर से लेके, अगस्त से लेके अक्टूबर तक है। तो ये मनौस की बात होगी। जब हम बेलम की बात करते हैं तब वो आता है सबसे हाईएस्ट कहाँ दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये कौन सा मंथ है, जून। जून से लेके आप कह सकते हैं दिसंबर तक एक ही और हाईएस्ट रेंज ही जा रही है, तो जून से लेके दिसंबर हो गया बेलम के अंदर। जब हम पोर्टो एलेग्रे पे आते हैं तब यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर आ रहा है जैन से लेके, ये स्टार्टिंग से लेके जैन से लेके फरवरी, जैन और फेब में ही यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर दिख रहा है। और जब हम रियो दे जानेरियो की बात करते हैं तब हाँ हाईएस्ट टेम्परेचर आ रहा है फेब के मंथ में, सिर्फ और सिर्फ फेब के मंथ में। पिंक लाइन को देखना है। और आप एक बात नोट कर सकते हैं कि ब्राज़ील में पूरे साल भर यानी कि 12 मंथ्स अक्रॉस रेनफॉल होती रहती है, कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो वो वेरिएशन है, लेकिन साल भर बारिश होती ही रहती है। इंडिया के जैसे नहीं है कि मानसून सीजन आएगा जून टू अक्टूबर कुछ चलेगा, ऐसी बात ब्राज़ील में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which month does it rain the most in the given cities? अब हमें रेनफॉल के बारे में पूछा गया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये बार ग्राफ को देखेंगे। तो पहले प्लेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊंचा हाईएस्ट किस में दिख रहा है, इन द मंथ ऑफ JFM, यानी कि M यानी कि मतलब हो गया मार्च में। अगला प्लेस है बेलम में भी अगेन मार्च में ही है। जब हम पोर्टो एलेग्रे पे आते हैं तो अगस्त और सितंबर, ये देखिए अगस्त और सितंबर दोनों मंथ्स में ही हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुई है। और लास्ट प्लेस पे आप देख सकते हैं कि जैन में भी है, मार्च में भी है और दिसंबर में, तीनों में बार ग्राफ जो है वो हाईएस्ट दिखा रहा है। तो ये 3 मंथ्स हो गए रियो डे जानेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When does Brazil have its rainy season? जैसा मैंने पहले ही बताया कि रेनी सीजन जो है वो मोस्टली ऐसे तो पूरे साल भर में ही होती रहती है बारिश, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक ऐसा रेंज बताएं जहाँ पे हर प्लेस में बारिश मैक्सिमम थोड़ी होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ होती है, वो आप देख सकते हैं कि देखिए दिसंबर से लेके मार्च तक की अगर बात करें वहाँ पे हमेशा ही है। ये देखिए दिसंबर दिसंबर दिसंबर, सिर्फ यहाँ पे आप कह सकते हैं बेलम में कम है, लेकिन जैन से लेके मार्च यानी कि दिसंबर से लेके जैन फेब मार्च, ये 3 जो 4 महीने हैं यहाँ पे बारिश का सीजन बोल सकते हैं ब्राज़ील में। ये बात समझने के लिए आप ये यहाँ ये देख सकते हैं कि जब आप रियो डे जेनेरियो का टेबल देखते हैं वहाँ पे सबसे लोएस्ट रेनफॉल का भी आपको विटनेस करने मिल रहा है। और इसका अगर आप टेबल नोट करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यहाँ पे ही हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुई है। और वही आपको बताना है कि सीजन, रेनी सीजन इन ब्राज़ील क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which city has the maximum range of temperature? How much is it? तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हम कहाँ देख पा रहे हैं, एक एक डायग्राम हम देखते हैं। तो यहाँ अगर
रियो डे जेनेरो पे देखें तो 30 डिग्री पे मैक्सिमम दिखा रहा है। फिर हम देखें पोर्टो एलेग्रो अगेन 30 है। अगर हम बात करें बेलम की तो ये कुछ आ रहा है 33 के अराउंड। लेकिन जब हम आते हैं मनाउस पे तब यहाँ पे ये देखिए ये जो है यहाँ से ऊंचा दिख रहा है, यानी कि 34 अप्रोक्स आप मान सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट जो है वो आता है मनाउस सिटी में, जो कि रेंज करता है। और उसका मिनिमम और मैक्सिमम हम टेम्परेचर देखें तो ब्लू लाइन इंडिकेट करती है मिनिमम। तो मिनिमम टेम्परेचर इसमें आ रहा है 20 से लेकर 25 के बीच में, यानी कि हम पकड़ सकते हैं 23। और हाईएस्ट जो है वो है 33-34 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी 10 डिग्री सेल्सियस की रेंज है और हाईएस्ट जो वेरिएशन है वो मनाउस में है। इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन आता है, What type of climate will be found in Rio de Janeiro? तो रियो दे जेनेरो में कौन सा क्लाइमेट देखने को हमें मिल रहा है? ये वो होगा वार्म, ह्यूमिड एंड इक्वेबल क्लाइमेट। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश भी नहीं है और ज़्यादा गर्माहट भी नहीं है, तो यहाँ के क्लाइमेट है हल्का वार्म और थोड़ा ह्यूमिड और इक्वेबल क्लाइमेट। ह्यूमिड क्यों है? क्योंकि ये नियर द कोस्ट है, और कोस्ट जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई में भी हम ह्यूमिड क्लाइमेट है, यानी कि थोड़ा पसीना वाला क्लाइमेट जो होता है उसे हम कहते हैं हॉट एंड ह्यूमिड। तो वैसे ही यहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड है, क्योंकि बारिश जो है यहाँ पे हमेशा होती रहती है, तो इसके लिए हॉट क्लाइमेट नहीं है, वार्म क्लाइमेट है और ह्यूमिड है। अब हम देखते हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ब्राज़ील का। Because of the vast latitudinal extent of Brazil, it experiences wide range of climatic variations in climate. For example, near equator it is hot, while temperate type of climate is found near Tropic of Capricorn. Brazil gets rainfall from the southeast trade winds and the northeast trade winds. तो जैसा कि हमने देखा ही होगा, जो ब्राज़ील का मैप है उसके अंदर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा आती है, यानी कि उसके अंदर से हमने देखा है कि इक्वेटर भी पास होता है, इक्वेटर की लाइन भी पास होती है, और साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है। तो इस वजह से जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसकी काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाती है और क्लाइमेटिक वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। जब हम इक्वेटर के आसपास की एरिया की बात करें तो वहाँ पे हॉट हो जाता है टेम्परेट जोन, और वहीं जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तब वहाँ पे टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। ब्राज़ील गेट्स रेनफॉल, उसकी जो रेनफॉल है इंडिया की कैसी है? साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स हैं, और ब्राज़ील में दोनों तरह से हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी हैं और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी वहाँ पे मिलती है। Parts of the Brazilian highlands extend up to the northern coast. The escarpments act as an obstruction to the winds coming from the sea and cause orographic type of rainfall in the coastal region. Beyond the highlands, the effect of these winds gets reduced. As a result, the rainfall is minimal. This region is a rain shadow region. This region is called drought quadrilateral. Considering the temperatures in Brazil, the northern part of Brazil is hot, while the temperatures in the southern part are comparatively lower. Seasonal variations are found in this pattern. Near the equator at Brazilian coast, temperature does not vary much. तो इस पैराग्राफ की बात करें तो हमने जो पहले सीखा है वही बात लिखी हुई है कि जो ग्रेट एस्कार्पमेंट होता है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है फॉर द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी, और इसीलिए यहाँ पे ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल हो जाती है। और जहाँ तक कि हम हाईलैंड की बात करें उसके बियॉन्ड जो है इफेक्ट ऑफ विंड्स गेट्स रेड्यूस, और इसीलिए रेनफॉल वहाँ पे कम होती है, और इस रीजन को हम कहते हैं रेन शेडो रीजन, या फिर इसे हम ड्रॉट कोऑर्डिनेटल भी कह सकते हैं। और जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं ब्राज़ील में, तो जो नॉर्थन पार्ट है वो ब्राज़ील का, वहाँ पे हॉट हो जाता है क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर के पास में होता है। और जब हम बात करते हैं सदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील की, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर होता है, क्योंकि वो इक्वेटर के नीचे है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होता है, और नीचे आपका एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट भी आता है। तो इन सब वजह से वहाँ का कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर आता है, मतलब साउथ पोल के नियर हो जाते हैं, इसके लिए टेम्परेचर लो हो जाता है। और सीजनल वेरिएशन भी जो है वो इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा देखने मिलते हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास और कोस्टल एरिया के अंदर बहुत टेम्परेचर ज़्यादा वेरी नहीं करता है। In the coastal regions near the equator in Brazil, differences in temperature are negligible. The winds move in the vertical direction in this region. Similarly, the convergence zone of the trade winds is weak here. As a result, cyclones are not formed. That is why tropical cyclones rarely visit the coasts of Brazil. तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो कोस्टल रीजन है नियर द इक्वेटर इन ब्राज़ील, वहाँ पे कम डिफरेंस देखने को मिलते हैं, या फिर उनका जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है।
जो विंड्स हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में वहाँ पे मूव होती है, और इसीलिए जो कन्वर्जेंस जोन है ट्रेड विंड्स की वो यहाँ पे वीक है। कन्वर्जेंस यानी कि जो दो हवाएं मिलती हैं आपस में या जो टकराती हैं, उस वजह से क्या होता है, साइक्लोन क्रिएट होते हैं, और यहाँ पे वो वीक है। तो यहाँ पे साइक्लोन कम फॉर्म होते हैं और रेयरली विजिट करते हैं एट द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। नहीं तो कोस्ट के पास होने की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन का खतरा, या आप कह सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने का चांसेस रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता क्योंकि कन्वर्जेंस जो जोन है उनकी जो ट्रेड विंड है वो यहाँ पे वीक है। Most of the part of this country lies in the tropical zone. The equator passes through the northern part of the country. The temperature is more in this region. The average temperature in the Amazon Valley is 25 degree to 28 degrees Celsius. The climate is cooler in the highlands. Because of the proximity to the sea, the coasts experience mild and humid climate. The Amazon Valley receives around 2000 mm of rainfall, while the northeastern coast receives 1000 to 1200 mm of rainfall. तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ब्राज़ील का वो ट्रॉपिकल जोन में ही फॉल करता है, और इक्वेटर इसके नॉर्थन पार्ट में से पास होता है। तो जो टेम्परेचर है इक्वेटर के पास हम जानते हैं कि ज़्यादा ही रहता है, और वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है 25 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो इक्वेटर है वो अमेज़न वैली के वहीं से गुजरता है। और क्लाइमेट जब हम हाईलैंड के ऊपर आते हैं तब वहाँ पे कूल होता रहता है, क्योंकि वो इक्वेटर से थोड़ा दूर होता रहता है, और प्रॉक्सिमिटी सी के थोड़े नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे माइल्ड और ह्यूमिड तरह का क्लाइमेट रहता है। जहाँ हम अगर अमेज़न वैली की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, जो कि है 2000 mm रेनफॉल, और वहीं जब हम नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वहाँ पे 1000 से लेके 1200 mm तक की रेनफॉल देखने को मिलती है। तो इंडिया के डिटेल के ऊपर जाने से पहले हम ब्राज़ील को समराइज करके ये टेबल को भी ट्राई कर लेते हैं। कंसिडरिंग द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राज़ील्स क्लाइमेट, कंप्लीट द एडजॉइंट टेबल। तो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है डिफरेंस, और उसके क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। अगर हम अमेज़न वैली की बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है हमने देखा कि हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, और रेनफॉल यहाँ की 2000 mm के अप्रॉक्स रहती है, और एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं जब हम हाईलैंड के ऊपर आते हैं तो हाईलैंड का भी क्या है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ही है, और रेनफॉल यहाँ पे लो हो जाती है 1000 टू 1200 mm वाली। पेंटानल की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड आता है। नॉर्दर्न कोस्टल रीजन की बात करें तो अगेन यहाँ का क्लाइमेट भी हॉट एंड ह्यूमिड ही आता है, और यहाँ की भी रेनफॉल की रेंज कितनी है 1000 टू 1200 mm। जब हम सदर्न कोस्टल रीजन में आते हैं तब यहाँ पे थोड़ा माइल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट आ जाता है, क्योंकि ये इक्वेटर से दूर है। और सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ ब्राज़ील की बात करें तो यहाँ पे हॉट समर्स देखने को मिलते हैं, कूल विंटर्स होते हैं, और स्नोफॉल भी होते हैं। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत ही डायनामिक है, हॉट समर भी है, कूल विंटर भी है, और स्नोफॉल भी है। तो अब ब्राज़ील की क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं इंडिया की डिटेल्स के ऊपर। इंडिया के अंदर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 4 मेजर सिटीज़, यानी कि हम कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का डेटा दिया हुआ है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। यहाँ का आपको टेम्परेचर और रेनफॉल, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर वही टेबल है। पिंक वाली लाइन इंडिकेट करती है मिनिमम टेम्परेचर, और ब्लू वाली लाइन इंडिकेट करती है मैक्सिमम टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, पिंक वाली जो लाइन है वो मैक्सिमम टेम्परेचर बता रही है, और ब्लू वाली मिनिमम टेम्परेचर बता रही है। तो यहाँ पे आप कट करके लिख लीजिए, यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ मिनिमम। अब हम एक एक करके इंडिया के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको पढ़ते हैं। What difference do you find in the rainy seasons of Chennai and other cities of India? Why? तो चेन्नई का जो रेनी सीजन है और वो बाकी के जो रिमेनिंग 3 सिटीज़ हैं उनसे कैसे डिफरेंट है और क्या है वो बताना है। तो हम चेन्नई का एक बार ग्राफ देख लेते हैं। अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई रिसीव्स रेन फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट जो रेनफॉल है वो कब शुरू हो रही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब हम बाकी सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे कब ज़्यादा होता है, आप कह सकते हैं जून में भी है, और मेजरली सितंबर तक ही रन होती है बाकी सब जगह। अगर हम मुंबई में देखें तो देखिए जून टू सितंबर वाली रेंज है, यहाँ पे भी दिल्ली में भी जून टू सितंबर की रेंज है, कोलकाता में भी जून टू लेके सितंबर अक्टूबर तक की रेंज आ रही है। लेकिन चेन्नई में अपोजिट है, यहाँ पे सितंबर से शुरू होती है बारिश और वो दिसंबर तक जा रही है। ये डिफरेंस है एक। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है, चेन्नई रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स।
हमने पहले के डायग्राम में देखा था कि हमेशा क्या हो रहा था, साउथ वेस्ट, अगर ये इंडिया है यहाँ से, तो यहाँ से रेनफॉल आ रही थी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। लेकिन जब हम चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई कहाँ है, ये आता है ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, तो वहाँ पे कौन सी रेनफॉल आती है, वो आती है नॉर्थ ईस्ट वाली मानसून विंड्स। तो यहाँ से विंड आती है नॉर्थ ईस्ट वाली मानसून विंड से, वहाँ पे बारिश होती है। वाइल फ्लोइंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन दीज विंड्स पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड ब्रिंग रेन्स टू चेन्नई। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे नीचे इंडियन ओशन है, और जब नॉर्थ ईस्ट वाली विंड्स वहाँ जाती है उस वजह से चेन्नई के अंदर रेनफॉल होती है। बाकी सिटीज़ में हमने देखा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, वहाँ पे मेनली जो ये जो सिटीज़ है वो रेनफॉल रिसीव करती हैं, वो करती हैं ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो ये दो तरह के डिफरेंस हो गए कि एक तो उनका रेनी सीजन अलग है, दूसरा कि वहाँ पे रेनी सीजन किस वजह से डेवलप होता है। चेन्नई में डेवलप होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स की वजह से, और बाकी में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, What similarity do you see in the temperature curves of Delhi and Kolkata? तो जब हम दिल्ली और कोलकाता की बात करते हैं तो देखिए मोर और लेस आपका ग्राफ एक बार तो पीक पकड़ता है अराउंड मई के मंथ में, और फिर वो डाउनफॉल हो रहा है। लेकिन मिनिमम टेम्परेचर तो मोर और लेस सिमिलर ही है, खाली हायर वाला थोड़ा अलग जा रहा है। तो वो हम डिफरेंस के हिसाब से देख लेते हैं। फॉर बोथ द सिटीज द हाइट ऑफ टेम्परेचर कर्व डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम द मंथ्स ऑफ जुलाई टू नवंबर। तो देखिए जुलाई की जब हम बात करते हैं, जुलाई के महीने से लेके जब हम नवंबर तक आते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है कोलकाता में, बस नवंबर के बाद यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाता है। लेकिन नवंबर तक का अगर बात करें तो दोनों का ग्राफ सेम ही जा रहा है, दोनों में टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। तो यही पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी इसमें आता है। अगला क्वेश्चन आता है, Calculate the average range of minimum and maximum temperatures of all the 4 cities. अब हमें एवरेज रेंज बतानी है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर हर सिटी में, चारों सिटीज़ में। अगर हम दिल्ली की बात करें तो इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना आ रहा है, ब्लू लाइन इंडिकेट करती है। देखिए 5 और 10 के बीच में है, आप पकड़ सकते हैं इसे 6 डिग्री सेल्सियस। और अगर हाईएस्ट की बात करें तो वो कहाँ आ रहा है, पिंक वाली लाइन को देखना है, हाईएस्ट वो कहाँ बन रहा है 40 से लेके 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम पकड़ सकते हैं कि 41। तो ये आप लिख सकते हैं दिल्ली का कितना हुआ 6 to 41 डिग्री सेल्सियस। जब हम कोलकाता की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम डिग्री आ रहा है यहाँ से 9 डिग्री सेल्सियस से लेके, और हाईएस्ट जा रहा है यहाँ तक, तो वो है 35 से लेके 40 डिग्री। तो आप पकड़ सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस तक। जब हम मुंबई पर आते हैं, मुंबई की बात करते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर आ रहा है हमारा 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और यहाँ पे भी 16 डिग्री पकड़ सकते हैं। और हाईएस्ट की बात करें तब ये जा रहा है नियरली 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और लास्टली जब हम चेन्नई की बात करें तो मिनिमम डिग्री आता है 21 डिग्री सेल्सियस से लेके, और हाईएस्ट आ रहा है हमारा 39 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which city is the range minimum? What can you infer from this? तो रेंज जो मिनिमम है वो कहाँ दिखी, अगर आपने नोट किया होगा तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं दिल्ली में जो रेंज है वो 6 to 41 है, कोलकाता में 9 to 37 है, मुंबई में 16 to 34 डिग्री सेल्सियस है, और चेन्नई में 21 से लेके 39। सबसे कम रेंज हम देख पा रहे हैं यहीं पे है, चेन्नई में ही सबसे कम रेंज है। तो इससे ही आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो हॉटेस्ट चेन्नई की अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वो मोस्टली वार्म या फिर हॉट साइड में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, In which city is the range maximum? What can you infer from this about its climate? तो सबसे जो मैक्सिमम रेंज ऑफ क्लाइमेट की हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है दिल्ली में, जो कि है 6 से लेके 41 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेंज है, मतलब आप कह सकते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हम कह सकते हैं एक एक्सट्रीम लेवल का क्लाइमेट है। वहीं जब हम चेन्नई की बात कर रहे थे तो यहाँ पे जो रेंज ऑफ डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, और इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेबल क्लाइमेट कह सकते हैं कि मोर और लेस सेम ही चलता है। लेकिन दिल्ली का जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे है, ठंड होती है तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, गर्मी होती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Based on the temperature and rainfall of Mumbai, comment upon its climate. तो अब इन्होंने स्पेसिफिकली मुंबई के बारे में पूछा है हमें। तो जब हम मुंबई की भी बात करते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर की रेंज है वो बता रही है 16 डिग्री
सेल्सियस से लेके 34 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप कह सकते हैं कि 18 डिग्री के अप्रोक्स यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने मिलता है। लेकिन मोर और लेस ये भी थोड़ा न्यूट्रल साइड पे ही रहता है, जैसा कि हमने चेन्नई का देखा। और चेन्नई जो कि ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है, मुंबई वहीं वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है, और यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी साउथ वेस्ट विंड की वजह से और रेनी सीजन भी आता है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाता। ये हम कह सकते हैं मुंबई के बारे में। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, In which month does India experience the highest rainfall? तो हाईएस्ट रेनफॉल अगर हम देखें चारों टेबल को साथ में, तो देखिए सबसे हाईएस्ट बार ग्राफ जहाँ जा रहा है वो जा रहा है कोलकाता के टेबल में, और वो भी जुलाई के मंथ में। तो जुलाई में मोस्टली हर जगह बारिश हो ही रही है। चेन्नई थोड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे अक्टूबर के बाद रेनफॉल स्टार्ट होती है। लेकिन दिल्ली और मुंबई को देखें तो जुलाई ही हाईएस्ट मंथ आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर फॉर रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Classify the cities as cities with equable and extreme climates. तो जब हम इक्वेबल और एक्सट्रीम क्लाइमेट की बात करें, तो जितना हम कोस्ट के पास जाएंगे उतना हमारा इक्वेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे प्रिवेल करती है, यानी कि चेन्नई और मुंबई में इक्वेबल ही क्लाइमेटिक कंडीशन है। लेकिन जब हम थोड़ा इनर साइड में जाएं, यानी कि प्लेटू रीजन में जाएं, जैसे कि दिल्ली, वहाँ पे हम एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में। वैसा ही हाल कुछ कोलकाता का भी है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन in respect of India. India's climate is monsoon type. The sun rays are perpendicular up to the Tropic of Cancer, which passes through the middle of the country. As a result, average temperatures are higher throughout the year. इंडिया का अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वो मानसून टाइप में आता है, और जो सनरेज है, जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, जो कि इंडिया के मिडल के वहाँ से पास होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर रहता है, इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है। एवरेज टेम्परेचर हायर रहता है थ्रू आउट द ईयर। Also, temperatures increase towards the south. In winters, the temperatures drop to -40 degrees Celsius in J&K and parts of mountainous regions of Himalayas. तो जैसे हम बात करते हैं कि साउथ के हम डायरेक्शन में जैसे जाते हैं, यानी कि इक्वेटर के जितना पास में जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। और जब हम विंटर्स की बात करें तो वो -40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, और बाकी नॉर्थर्न रीजन के जो माउंटेनियस रीजन है हिमालयाज के, वहाँ पर। The diversity in climatic conditions of India are due to the latitudinal location and altitude of the place. The Indian Ocean and the Himalayan ranges exert a great influence on the climate of India and the origin of monsoons. तो इंडिया की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है क्लाइमेटिक कंडीशन में। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन होती है, और जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट है प्लेस का, वो भी मैटर करता है जब हम क्लाइमेटिक कंडीशन की डाइवर्सिटी के ऊपर बात करते हैं। इंडियन ओशियन जो कि साउथ में है, और हिमालयन रेंजेस यानी कि जो हाईएस्ट अल्टीट्यूड की जो रेंज है वो हमारे नॉर्थ में है। इस वजह से जो क्लाइमेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है, और ओरिजिन ऑफ मानसून के ऊपर भी इसमें इम्पैक्ट आता है। और साथ में हमने कहा था कि इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मानसून टाइप है। मानसून टाइप क्यों है? क्योंकि देखिए ये इंडिया हमने बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा हिमालय रेंज आता है। तो जब हम बारिश की बात करते हैं तो पहले कहाँ से आता है? साउथ वेस्ट विंड ब्लो होके जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, फिर वो हिमालय से टकरा जाती है। लेकिन जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या होता है, वो वहाँ पे बरस नहीं जाती है, बल्कि वहाँ से लौट के फिर से आ जाती है। तो इसीलिए जाते वक्त साउथ वेस्ट विंड बारिश करती है, और रास्ते में वहाँ से हिमालय पे ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद, वहाँ पे टकराने के बाद वो फिर से लौट के आती है नॉर्थ ईस्ट विंड्स ब्लो होके। जैसा कि हमने देखा था एग्जाम्पल कि वो चेन्नई में जब यहाँ पे बाकी जगह पे सीजन खत्म होता है, तब वहाँ पे शुरुआत होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। मूव ऑन करते हैं आगे। Very cold winds blowing from the north are obstructed by the Himalayas. Similarly, the southwest monsoons retreat from the Shivalik and Himachal ranges of the Himalayas. Because of high temperatures in summers, low pressure areas develops in Punjab plains and the Thar desert of Rajasthan. This attracts winds coming from the high pressure region in the Indian Ocean, which start blowing towards the mainland of India. These moisture laden winds bring rainfall.
Because of the obstruction caused by the eastern and western Ghats, it rains more in the coastal areas. The rainfall reduces in the leeward side of the hills. These winds blow parallel to the Aravallis. As a result, rainfall is low in parts of Gujarat and Rajasthan. The next one. तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि वेरी कोल्ड विंड्स जो होती है वो ब्लो होती है फ्रॉम द नॉर्थ, यानी कि हिमालय के अंदर ही वहाँ पे वो ब्लो होती है। हिमालय जो कि एक ठंडा रीजन कहलाया जाता है। और फिर जो साउथ वेस्ट विंड मानसून विंड्स है वो रिट्रीट होती है। रिट्रीट यानी कि वापस लौट के आती है। कहाँ से टकराने के बाद? शिवालिक और हिमाचल रेंजेस से टकराने के बाद वो वापस आती है। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन समर में टेम्परेचर हाई हो जाता है, उस वजह से क्या होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाती है इन द पंजाब प्लेन और थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान में। दिस अट्रैक्ट द विंड्स कमिंग फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन इन द इंडियन ओशन विच स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ इंडिया। अब इस वजह से क्योंकि ये एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, तो ये जो लो प्रेशर एरिया है यानी कि थार डेजर्ट जो है वो अट्रैक्ट करता है विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन। उस वहाँ की गर्मी की वजह से पूरे देश भर में रेनफॉल हो जाती है। दीज मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्रिंग रेनफॉल बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की वजह से। इसी वजह से क्या होता है, कोस्टल एरियाज में बारिश ज़्यादा होती है। रेनफॉल रिड्यूसेस इन द लीवर्ड साइड, यानी कि जब उनके अंदर के जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वहाँ पे रेनफॉल कम होती है। यानी कि हमने बात की थी प्लेटू रीजन और जो ईस्टर्न पार्ट है महाराष्ट्र का और वेस्टर्न पार्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे रेनफॉल कम होती है। दिस रिड्यूसेस द रेनफॉल। These winds blow parallel to the Aravalli. As a result, rainfall is low in the parts of Rajasthan and Gujarat. ये भी हमने पॉइंट पहले डिस्कस किया था कि अरावली अगर रेंज यहाँ पे है तो जो साउथ वेस्ट विंड्स है वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती बल्कि उसके पैरेलल में जाती है। इस वजह से गुजरात राजस्थान की एरिया में रेनफॉल लो है। Later, these winds move towards the Himalayas. Their moisture carrying capacity increases. Orographic type of rainfall occurs because of the natural obstruction of the Himalayas. These winds return from the Himalayan ranges and their retreating journey starts. While blowing from the northeast towards the Indian Ocean, these winds bring rainfall again to some parts of the peninsula. This is the retreating monsoon season in India. In general, the climate of India is hot throughout the year. जैसा हमने देखा कि ये जो विंड्स होती हैं जो आगे अरावली से होते हुए आगे जाती हैं, these winds move to the Himalayas, हिमालय की तरफ जाती हैं और their moisture carrying capacity increases, और उनकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है जितना कि वो हिमालयाज की तरफ जाती है। उस वजह से ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल हो जाती है बिकॉज द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हिमालय। तो एक बार हिमालय क्योंकि एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है वहाँ पे ही वो बारिश बरस जाती है। ओरियोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल ये हमने ब्राज़ील वाले पार्ट में भी देखा था। फिर ये जो दीज विंड्स हैं रिटर्न फ्रॉम हिमालय रेंजेस एंड द रिट्रेटिंग जर्नी स्टार्ट्स, यानी कि वो फिर से लौट के वापस आती हैं। जैसे वहाँ पे तो हिमालय के ऊपर एक बार रेनफॉल हो जाती है, उसके बाद फिर से ये विंड्स ब्लो होना या फिर रिटर्न उनकी जर्नी स्टार्ट होती है और फिर वो नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन विंड ब्लो होने लगती है। और इस वजह से जो पेनिनसुलर रीजन है जो सम पार्ट है वहाँ पे अगेन फिर से रेनफॉल हो जाती है और इसे हम कहते हैं दिस इज द रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया। इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉट थ्रू आउट द ईयर। ऐसे तो पूरा अगर आप इन जनरल कहें तो हॉट ही रहता है, लेकिन बीच बीच में बारिश होती रहती है, कभी इस रीजन में कभी उस रीजन में। As the Tropic of Cancer passes through the middle of India, India is considered to be in the tropical region. India faces natural disasters like erratic rainfall, droughts, cyclones, floods, etc. frequently. क्योंकि इंडिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है फ्रॉम द मिडल ऑफ इंडिया, इसके लिए इंडिया को हम ट्रॉपिकल रीजन कंसिडर करते हैं और इस वजह से नेचुरल डिजास्टर कई सारे ऑकर हो जाते हैं इंडिया में। जैसे कि हम कह सकते हैं इराटिक रेनफॉल, कभी ज़्यादा कभी कम, कहीं कहीं तो ड्रॉट की सिचुएशन भी है और कभी साइक्लोन, फ्लड्स, ये सब भी हम फ्रिक्वेंटली फेस करते हैं। There are 4 seasons as per the Indian Meteorological Department. The hot weather season, the season of rainfall that is monsoon, the season of retreating monsoon, the cold weather season. तो इस हिसाब से अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने 4 सीजन्स हमें बता रखे हैं। पहला है हॉट सीजन और उसका अपोजिट आ गया कोल्ड वेदर सीजन, और साथ में आता है रेनफॉल सीजन जो एक्चुअल रेनफॉल सीजन है मानसून सीजन का, और जब बारिश लौट के आती है यानी कि जो रिट्रीटिंग मानसून है वो।
तो 4 सीजन हो गए, हॉट कोल्ड वेदर सीजन और रेनफॉल सीजन और रिट्रीटिंग मानसून सीजन। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर वैसे कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर हैं उसे हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। कलर्स ऑफ बोथ। कलर्स ऑफ बोथ में पूछा गया है, कंसिडरिंग द लोकेशन, एक्सटेंट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ बोथ द कंट्रीज, राइट मंथ्स एज पर द सीजन्स। इंडिया और ब्राज़ील के बारे में हमें बताना है कि समर सीजन कब होता है और विंटर सीजन कब होता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा समर सीजन कैसे रहता है, मार्च से लेके मई तक। और जब हम ब्राज़ील की बात करें तो ये पूरा अपोजिट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दिसंबर से लेके मार्च तक हम देख सकते हैं। इसको आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो मोस्टली मार्च से लेके मई तक ही हमेशा टेम्परेचर जो है वो हाई रेंज में जा रहा है। हमने चारों सिटीज़ के हिसाब से देख लिया है। और जब हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो यहाँ का जो हाईएस्ट टेम्परेचर की रेंज कहाँ जा रही है, यहाँ पे हाईएस्ट है, ये देखिए, ये जैन फेब में है और दिसंबर। यहाँ पे देखिए मोस्टली हाईएस्ट जो सीज़न दिख रहा है यहाँ पे वार्म का, वो दिख रहा है दिसंबर से लेके मार्च तक का इन ब्राज़ील। उसी तरह जब हम विंटर की बात करते हैं तो इंडिया में विंटर सीजन होता है दिसंबर से लेके फरवरी तक, और ब्राज़ील में होता है ये जून से लेके सितंबर तक। यानी कि जून से सितंबर जब हम इंडिया वाले बारिश वाला सीज़न कंसिडर करते हैं, वहाँ पे ब्राज़ील में वहाँ पे विंटर सीजन होता है। बाकी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ फिगर्स दिए हुए हैं कि ट्रैफिक जाम ड्यू टू रेनफॉल ब्राज़ील में भी कैसा होता है, इंडिया में भी कैसा रहता है, और तरह तरह की फिगर्स और डायग्राम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये ड्रॉट आइलैंड है इंडिया में, और वहीं ये ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन है ब्राज़ील का, यानी कि इंडिया का राजस्थान और वहाँ का ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल सिमिलर लाइन पे चलता है। बाकी ये सारे डायग्राम आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। Do you know, temperature in Ganganagar in Rajasthan soars to 50 degrees Celsius in June. Kargil town often experiences temperatures as low as minus 48 degrees Celsius in winter. Mawsynram 11,872 millimeters and Cherrapunji 11,777 millimeters in East Khasi Hill district of Meghalaya are the wettest places not only in India but also in the world. The Jaisalmer in western Rajasthan is driest part of India. It receives less than 120 millimeters of rainfall annually. Tamil Nadu receives maximum rainfall during the retreating monsoon season. Find out. Cherrapunji and Mawsynram receive more than 11,000 millimeters of rainfall. Shillong, located very near to these places, receives only 1000 mm of rainfall. What could be the reason? अभी हमने जस्ट देखा कि चेरापूंजी और मौसिनराम खासी हिल्स के पास में है, तो खासी हिल्स दे एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन, और इस वजह से जो विंड्स हैं वो चेरापूंजी और मौसिनराम में बरस जाती हैं और शिलोंग में नहीं बरस पाती। यानी कि चेरापूंजी और मौसिनराम लाई इन द विंडवर्ड साइड ऑफ खासी हिल्स एंड शिलोंग लाइज टुवर्ड्स द लीवर्ड साइड ऑफ खासी हिल्स. Give it a try. Considering the location, extent of Brazil and India, look for the references in the elements of climate like temperature and rainfall as per direction. Write a short note on it. तो जब हम compare करते हैं climate of India and Brazil, India has a monsoon type of climate and Brazil has a tropical climate to the north and temperate climate to the south. Tropical to the north क्योंकि वहाँ से equator पास होता है, temperate to the south क्योंकि वहाँ से Tropic of Capricorn पास होता है. अभी हमने देखा कि हम जितना इक्वेटर के पास जाते हैं उतना टेम्परेचर हाई रहता है, एंड इंडिया लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड ब्राज़ील लाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर. इस वजह से द टेम्परेचर ऑफ इंडिया इज हायर इन द सदर्न पार्ट एंड कंपेरेटिवली लोअर इन द नॉर्थन पार्ट, एंड इन ब्राज़ील इट इज़ वाइस वर्सा, दैट इज द टेम्परेचर्स आर हायर इन द नॉर्थन पार्ट्स एंड लोअर इन द सदर्न पार्ट्स. नेक्स्ट, इंडिया में रेनफॉल आती है कहाँ, कौन सी विंड से? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, एंड ब्राज़ील रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. हमारे यहाँ पे मानसून विंड्स, वहाँ पे ट्रेड विंड्स. इंडिया रिसीव्स ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड ब्राज़ील रिसीव्स ओरोग्राफिक एज वेल एज कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल. वहाँ से इक्वेटर पास होता है इसलिए वहाँ पे कन्वेक्शनल भी होती है. ओरोग्राफिक क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे ऑब्स्ट्रक्शंस है. The western part of Rajasthan, Gujarat and eastern side of
द वेस्टर्न घाट्स रिसीव लेस रेन। एंड वहाँ पे द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स इज अ रेन शैडो रीजन। तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि रेन शैडो रीजन्स कौन से वहाँ पे और यहाँ पे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर अ फ्रीक्वेंट फिनोमिना एंड वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयर फिनोमिना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स, डू यू नो Brazil is a tropical country. It normally does not receive snowfall, but in exceptional conditions, southern polar air masses reach the southern part of Brazil. This causes snowfall here. Snowfall has been recorded in 1879, 1957 and 1985. तो ब्राज़ील में बस आज तक 3 ही बार स्नोफॉल हुई है, 1879, 1957 and 1985. Give it a try. In which part of India are 3 crops grown in a year? How is this related to the rainfall over there? तो कौन से पार्ट में 3 क्रॉप्स एक ही साल में उगाई जाती हैं? इसका आंसर है तमिलनाडु, कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु। कैसे? क्योंकि वहाँ पे पहले साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की भी बारिश होती है और बाद में नॉर्थ ईस्ट की भी बारिश होती है। इस वजह से वहाँ पे कोकोनट और रबर प्लांटेशंस भी हो पाते हैं, क्योंकि तमिलनाडु का क्लाइमेट फेवरेबल है इन सब प्लांटेशंस के लिए। तो इसके साथ ही हम हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टडी रिलेटेड वीडियोस। हैप्पी लर्निंग।